स्वाहा तस्य वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो जी, आज से हम लोग अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान का तीसरा अध्याय से शुरू करेंगे। जी। इस अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में बताया जाएगा कि कौन से ऋतुओं में कैसा आहार कैसा विहार होना चाहिए। जो व्यक्ति ऋतु के हिसाब से अपना आहार विहार उन ऋतुओं में करता है तो उन ऋतुओं में जो होने वाले रोग हैं उन रोगों से बच जाता है। जैसे वसंत ऋतु में कफ के रोग होते हैं, तो कफ के रोग से बचना है तो वसंत ऋतुचर्या की जो वसंत ऋतुचर्या में जो आहार और विहार बताया गया है उनका यदि पालन किया जाए तो वसंत ऋतु में जो होने वाले रोग हैं प्रायः कफ के रोग स्वस्थ व्यक्तियों में वो नहीं होंगे। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में जो दिनचर्या जो आहार विहार जो बातें बताई गई है यदि हम उसका विधि पूर्वक पालन करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में जो होने वाले रोग हैं स्वभावतः जो आ सकते हैं उनसे आप बच जाएंगे। तो इसीलिए ये जो ऋतुचर्या है, ये जो आहार विहार है जो ऋतुओं में, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो ऋतुओं के हिसाब से अपना आहार और अपना विहार का पालन करता है तो वो जो भी खाने वाला हो पीने वाला हो, मतलब जो भी जो चबा चबा कर खाने योग्य हो, काट कर हो, चाट कर हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सुखपूर्वक उसका पचता है और किसी प्रकार का कोई समस्या उनको नहीं आती है। तो ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम कक्षा को शुरू करते हैं। आज हम लोग इस कड़ी में हम लोग ऋतुओं में कौन कौन से महीने होते हैं और उसमें कौन सा बल कौन सी ऋतु में अधिक होता है, मतलब किस ऋतु में अधिक बल होता है किस में कम होता है, ये सब जानेंगे। आज की इस कड़ी में ये होगी। उसके बाद फिर हम कौन सी ऋतु में क्या आहार विहार होगा, फिर कल हम उसको समझेंगे। तो कक्षा को शुरू करते हैं। जी अवनीत जी, तीसरा अध्याय से शुरू करिए। अर्थात ऋतुचर्याध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रे यादयो महर्षयः। तो महर्षि भागवत जी कहते हैं कि मैं ऐसे ही इस ऋतुचर्या के बारे में बताऊंगा जैसा मेरे जो गुरु हैं आत्रेय आदि महर्षियों ने जो आत्रेय आदि ऋषियों ने जो बताए थे वैसे ही मैं वर्णन इस अध्याय में करने वाला हूँ। जी आगे बढ़िए। मासै द्विसंख्याैर्माघै क्रमात् षड्ऋतवः स्मृता शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षाः ऋद्धिमाः शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् आदानं च तथा दत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम्। 2 महीने की ऋतुएं होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। शिशिर 2 महीने की ऋतु, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये कुल मिलाकर के 6 ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुओं में 2-2 महीने की ऋतु 6 होती हैं। ठीक है, 2-2 महीने की एक ऋतु होती है और इस प्रकार के 6 ऋतुएं होती हैं कुल। तो माघ और फागुन शिशिर का है, चैत्र और वैशाख बसंत का है, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु,
अश्वनी और कार्तिक में शरद ऋतु, और मार्ग शीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु। तो आप लोगों को थोड़ा और सरलताकरण करने के लिए मैं हिंदी के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे आप लोगों के मन में आएगा कि महीने में लेना हो तो कौन सा लें, तो इसके लिए आप बसंत से शुरू करते हैं। तो प्राय करके जो है 22-23 फरवरी से बसंत शुरू हो, बस 22-23 फरवरी से आपको लेना पड़ेगा। तो बसंत है तो ज्येष्ठ 22-23 फरवरी से प्रारंभ हो जाता है प्राय करके, ठीक है। तो एक दो डेट आगे पीछे भी होता रहता है, तो ये मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। तो बसंत ऋतु यदि आप समझेंगे तो 22-23 फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल 22 से 23 अप्रैल तक बसंत ऋतु, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बसंत ऋतु 22-23 फरवरी से लेकर के। अवनीश जी आपके पास क्या आ रही है? डिस्टर्बेंस काफी आ रही है। डिस्टर्बेंस होता है। मैं एक मिनट। हाँ कुछ आवाज आ रही है क्या अब? हाँ, थोड़ा बारिश हो रहा है ना इधर। अच्छा हाँ, बारिश ठीक है। 22-23 फरवरी से लेकर के 22-23 अप्रैल तक बसंत ऋतु होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 22-23 अप्रैल से लेकर के 22-23 जून तक ग्रीष्म ऋतु। 22-23 जून से फिर 22-23 जून तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। फिर उसके बाद 22-23 जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ होकर के 22-23 अगस्त तक वो रहता है प्राय करके। 22-23 या 24 अगस्त से लेकर के 22-23 अक्टूबर तक शरद ऋतु रहता है। फिर 22-23 अक्टूबर से हेमंत ऋतु प्रारंभ होकर के 22-23 दिसंबर तक वो रहता है। फिर 22-23 दिसंबर से लेकर के 22-23 फरवरी तक वो शिशिर ऋतु रहता है। फिर 22-23 फरवरी से फिर बसंत ऋतु शुरू हो जाता है। ये आपको सामंजस्य बैठाने के लिए मैंने आपको रख दिए, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब 22-23 फरवरी से हम इसमें अंग्रेजी के हिसाब से बसंत ऋतु से स्टार्ट करेंगे ना? जी 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 जी, ठीक है। 22-23 फरवरी से लेकर 22-23 अप्रैल तक बसंत ऋतु। तस्मीन थोड़ा जोर से पढ़िए, थोड़ा जोर से। तस्मीन हृतयर्थ तीक्ष्णो उष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावतः। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। तस्मीन हृतयर्थ तीक्ष्णो उष्ण रुक्षा मार्ग स्वभावतः आदित्य पवनः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्त कषाय कटुको बली नोत्र रसा प्रमाद तस्मा दादा न माग्नेयम। ठीक है। बारिश बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी बता रहा हूँ एक मिनट। जी, तो यहाँ पर उत्तरायण की बात हो रही है। आदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं, ठीक है। आदान काल और उत्तरायण काल एक ही है। तो
उत्तरायण का दूसरा नाम आदान काल भी है, ठीक है। और यहाँ पे ना पीछे वाले श्लोक में मैं कुछ छूट गया था, वो बता रहा हूँ। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में होने वाले 6 मासों का नाम उत्तरायण है। इसी का दूसरा नाम आदान काल है। आदान काल क्यों है? क्योंकि इन दिनों में ये जो काल है अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों को बल को लेता रहता है। वो लेते रहने के कारण उसका नाम उनके बल का अपहरण करता है, इसलिए इसका नाम आदान काल है, ठीक है। आदान का ये आदान का मतलब होता है आपका लेना, ठीक है। और विसर्ग का मतलब होता है छोड़ा जाता है। तो लेने वाला सूर्य जो है हमारे से लेना शुरू करता है, इसलिए उसका नाम आदान है। तो आदान काल में क्या होता है? इस उत्तरायण काल में, जो आदान काल उत्तरायण काल एक ही नाम है, आदान काल का दूसरा नाम उत्तरायण काल है। तो इसमें क्या होता है, सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत मतलब सूर्य क्या है आदान काल में बढ़ता जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा बढ़ती जाती है। तो इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण और गर्म हो जाती है। सूर्य जैसे जैसे पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी के क्लोज आएगा, गर्मी बढ़ेगी कि घटेगी मनोज जी? हाँ जी, बढ़ेगी जी। अवनी जी, बढ़ेगी ना। तो उत्तरायण काल में क्या होता है, सूर्य नजदीक आती है पृथ्वी के, तो सूर्य की गर्मी सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण और गर्म हो जाती है, और सूर्य की गर्मी से हवाएं भी तपती हैं, क्योंकि हवा जब उष्ण के संपर्क में आती है, जब हवाएं गर्मी के संपर्क में आती है तो लू का रूप धारण कर लेती है, और ठंडी के संपर्क में आती है तो सर्दी कर देती है। तो सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण और रुक्ष हो जाती है, अर्थात लू चलने लगती है। और ये दोनों सूर्य और हवा क्या करती है, पृथ्वी के जो सौम्य गुण हैं उनके गुणों को कम करती है, नष्ट करती है। और यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण होता है। तो इस उत्तरायण काल में जो रस बलवान होता है उनकी बात हो रही है। इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर ऋतु में तिक्त रस अर्थात कड़वा रस, शिशिर ऋतु में तिक्त रस, बसंत ऋतु में कसाई रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस अधिक पावरफुल होती है, यानी अधिक बलवान होती है। यही कारण है कि यह आदान काल अग्निगुण प्रधान कहा गया है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सूर्य है, ये उत्तरायण काल में सूर्य जो है उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण और गर्म हो जाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण और गर्म हो जाती है, और सूर्य की गर्मी से हवाएं भी तपती हैं, हवाएं भी उष्ण और रुक्ष हो जाती है, और उसकी वजह से वो पृथ्वी के सौम्य गुण को नष्ट करती है। मतलब पृथ्वी के सौम्य गुण को कौन खींच रहा है, इसमें किन किन की सहयोगिता है? अवनी जी, अवनी जी, मनोज जी। सूर्य और की किरणें और हवाएं। सूर्य की किरणें उत्तरायण काल में सूर्य की किरणें उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण हो जाती है, और सूर्य की गर्मी से हवाएं भी गर्म हो जाती है ना, उष्ण और रुक्ष हो जाती है, और उसके कारण वो पृथ्वी के सौम्य गुण को क्या करेगा, पृथ्वी के स्नेहान चिकनाई को क्या करेगा, खींचेगा ना, सुखाएगा। तो इसीलिए जब चिकनाई कम होगी, स्निग्धता कम होगी, तो शरीर में बल घटेगा या बढ़ेगा? अवनी जी, मनोज जी। घटेगा, बल घटेगा। तो इसीलिए यही कारण है कि प्राणियों का शारीरिक बल क्या होता जाता है, क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो इस उत्तरायण काल में
शिशिर ऋतु में तिक्त रस, बसंत ऋतु में कसाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाता है। यही कारण है कि यह आदान काल अग्नि गुण प्रधान कहा गया। आदान काल कौन सा गुण प्रधान है, अग्नि गुण या सौम्य गुण मनोज जी? अग्नि गुण। अग्नि गुण क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य की किरणें क्या हो रही है, तेज हो रही है। सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उत्तर मार्ग में आने के कारण। उत्तर मतलब क्या होता है, सामने, आगे, आगे की तरफ आना, पृथ्वी के आगे की तरफ आना। और दक्षिण की तरफ, दक्षिण मतलब क्या होता है, दूर, थोड़ा दूर हट। जैसे जैसे आग हमारे नजदीक आएगी हमें गर्मी बढ़ेगी, हमको गर्मी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। और जैसे जैसे आग से हम दूर जाएंगे हमको गर्मी कम लगेगी ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। तो यही सिंपल सी बात है ना? तो ये हमें जानना। तो फिर ये जैसे मोटे आदमियों के लिए ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं? ये उत्तरायण जो है वो मोटे आदमियों के लिए ठीक है। हाँ, मोटे आदमी के लिए उसमें मतलब कफ का कम होता है, लेकिन वो चीजें हम देखने वाले हैं कि कौन सी ऋतुओं में क्या आहार लें, क्या विहार लें, वो आगे आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ये जितनी बातें वो सब आगे हम देखने वाले हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका उत्तरायण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। काल में यद्वलम वृषजत्ययम् सौम्यत्वादत्र सोमो हि बलवान हीयते रवि मेघ वृष्ट नीले शीते शांत तापे महीतले स्निग्धा स्चेहाम्ल लवण मधुरा बलिनो रसाः। विसर्ग काल जो है आपका वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं का नाम दक्षिणायन भी है और इसी का दूसरा नाम विसर्ग काल भी है। अब विसर्ग काल में क्या होता है, ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक, आदान काल के विपरीत विसर्ग काल हो जाएगा। तो आदान काल में क्या होता है, सॉरी, ये विसर्ग काल में क्या होता है कि ये जो काल है ये सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। विसर्ग मतलब होता है छोड़ा जाता है, बल बढ़ना प्रारंभ होता है। ठीक है, बल बढ़ना चालू हो गया। तो यहाँ पर आपको ये काल सौम्य होने के कारण सभी प्राणियों को बल देता है, सौम्य बल को देता है। और इस काल में जो विसर्ग काल में चंद्रमा की प्रधानता रहती है, ये बात आपको जाननी पड़ेगी। इस काल में सौम्य गुण वाला चंद्रमा बलवान होता है। चंद्रमा जब बलवान होगा और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है, इस काल में बादलों के छाए रहने के कारण वर्षा के इस काल में बादलों के छाए रहने के कारण वर्षा के होते रहने से, इन दोनों के कारण शीतल हवा के बहने से भूतल का संताप जो है शांत होता है। अच्छा, वर्षा होगी और बादल छाया रहेगा तो सूर्य की किरणें क्या होगी, सूर्य की किरणों का ऊष्मा क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? कम रहेगा, प्रताड़ित होगा ना। सूर्य की किरणें प्रताड़ित होंगी यानी उसका विरोध होगा। बादल बूदल के प्रभाव से सूर्य की ऊष्मा कम होगी ना मनोज जी, कि बढ़ेगी? हाँ जी, कम होगी जी, कम होगी। तो बादलों के छाए रहने से, वर्षा के होते रहने से, इन दोनों के कारण से और शीतल हवा के बहने से तो जो धरती का जो संताप है, ऊष्मा है, वो शांत होता है, कम होती है। और इसलिए वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अमल रस, शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान होता है। इसलिए विसर्ग काल में प्राणियों का देह और उसका बल बढ़ता रहता है, इसलिए उसको विसर्ग काल कहते हैं। समझ में आ गया अवनीश जी, मनोज जी ये बात? हाँ जी, हाँ जी। कैसे समझाएंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि विसर्ग काल में प्राणियों का बल बढ़ता है? उसका कारण ये है कि इस काल में जो सौम्य गुण वाला चंद्रमा, कौन सा गुण वाला है मनोज जी? सौम्य गुण वाला।
सौम्य गुण वाला। इस काल में सौम्य चंद्रमा बलवान रहता है और सूर्य का स्वभाव से चंद्रमा जो है बलवान रहता है इस काल में, वो काल का स्वभाव है अपना, समझे कि नहीं, हर चीज का स्वभाव होता है ना। तो इस काल में सौम्य गुण वाला चंद्रमा बलवान रहता है और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। और इस काल में मेघों के छाए रहने के कारण, वर्षा के होते रहने से, इन दोनों के कारण शीतल हवा के बहने से धरती का जो ऊष्मा है वो कम होती है और वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस और हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान होता है। इसलिए दक्षिणायन में प्राणियों के दक्षिणायन अर्थात विसर्ग काल में प्राणियों का शरीर और उसका बल बढ़ जाता है, इसलिए उसको विसर्ग काल कहते हैं। क्योंकि वायु क्या है, उष्ण के संपर्क में आएगी तो उष्ण गुण को धारण करेगी और शीत के संपर्क में आएगी, शीत के संपर्क में आएगी तो शीत गुण को धारण करेगी, है ना। शीते आग्नेयम वृष्टि धर में अल्पम बलम मध्यम तो शेषयो। शीत ऋतुओं में प्राणियों की बल की स्थिति उत्तम रहती है। शेष दो ऋतुओं में शरद और बसंत ऋतु में शारीरिक बल की स्थिति मध्यम कोटि की रहती है और वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बल की मात्रा अति अल्प होती है। तो ग्रीष्म ऋतु आदान काल प्रारंभ होता है आपका शिशिर ऋतु से, ठीक है जी। आदान काल और विसर्ग काल। तो आदान काल आपका प्रारंभ होता है शिशिर ऋतु से और विसर्ग काल प्रारंभ होता है वर्षा ऋतु से। तो आदान काल का मध्य काल क्या होगा, तीन काल जो है आदान काल, मतलब आदान काल में 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन से, बसंत और ग्रीष्म। और विसर्ग काल में भी 3 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी, वर्षा, शरद और हेमंत। तो आदान काल और विसर्ग काल का जो प्रारंभ काल है, आदान काल और विसर्ग काल का जो प्रारंभ है उसमें बल सबसे कम रहता है, मतलब निम्न अति अल्प रहता है। और आदान काल और विसर्ग काल का जो आदान काल और विसर्ग काल का जो बीच का जो ऋतु रहता है उसमें बल मध्यम कोटि का रहता है। और आदान काल और विसर्ग काल का जो लास्ट वाला रहता है, यानी अंतिम में, ठीक है, उसमें बल उत्तम रहता है। तो आप बताएंगे सबसे बल कम कौन कौन से ऋतु में रहता है, कौन कौन सी ऋतु में, अवनीत जी, अनुज जी। और ग्रीष्म में सबसे कम रहेगा, शरद और बसंत में मध्यम रहेगा, शिशिर और हेमंत में सबसे ज्यादा, शिशिर और हेमंत में सबसे ज्यादा रहेगा। यानी आदान काल का प्रारंभ काल में, आदान काल का जो प्रारंभ काल है उसमें बल अल्प रहेगा, अति अल्प रहेगा। उसके बाद आदान काल और विसर्ग काल का जो मध्य का बीच का जो ऋतु है उसमें मध्यम रहेगा और आदान काल और विसर्ग काल का जो अंतिम 2 ऋतु है उसमें बल उत्तम रहेगा, ठीक है। तो वर्षा और ग्रीष्म में बल अति अल्प रहेगा, बसंत और शरद में बल मध्यम रहेगा, हेमंत और शिशिर में बल उत्तम रहेगा, ठीक। अंतर क्या है विसर्ग और आदान काल का, ठीक है। शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।